हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि नाजीवाद और हिटलर का उदय किस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम बेसिक से देखेंगे। मैं पूरा लाइन टू लाइन चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि किस तरह से हिटलर का उदय हुआ, किस तरह से इसकी पार्टी नाजीवाद का उदय हुआ। तो ये आपके हिटलर हिटलर देख सकते हैं जिसने भी नहीं देखा। और ये अपने टाइम के बहुत फेमस डिक्टेटर थे, बहुत बुरे वाले तानाशाह थे। ठीक है, तो देखिए 1905 कहानी शुरू होती है कि 1945 के बसंत में हेलमुट नाम का एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का था जो अपने पेरेंट्स की बात सुनता है और उससे सुनाई देता है कि उसके पिताजी हैं वो पूरी फैमिली को खत्म करने की सोच रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जैसा हमने व्यवहार किया है यहूदियों के साथ, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ ही वैसा व्यवहार करेंगे। अब जैसा कि सबको पता है, यहूदियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत जर्मनों के द्वारा खत्म किया गया, स्पेशली उनकी प्रति नास्लिक रूप से ज्यादा भेदभाव किया गया था। तो इसके पिता हैं वो एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। उसके पिता नाजी थे, इसकी जो पार्टी में बिलीव रखने वालों को कहते थे नाजी। ठीक। और देखिए, हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वे पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन है। तो देखिए, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व तो शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गया और एक साइड में थे आपकी जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, और एक साइड में आपके फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका, ये सब शामिल थे। ठीक है, ओके। अब देखिए, युद्ध खत्म हुआ, जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वहां पे न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई और इसमें ओनली 11% को यहाँ पे उन्हें सजा दी जाती है। और जो भी उन्होंने कृत्य किया था, तो इस युद्ध में मारे गए लोगों में देखिए 60 लाख यहूदी, सबसे ज्यादा यहूदियों को खत्म किया गया था। 2 लाख जिप्सी थे, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। अब न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को मौत की सजा दी थी और कुछ जुर्माना वगैरह इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जुर्माना लगाया था फ्रांस कंट्री के द्वारा बहुत ज्यादा कई सारी जुर्माना लगाने से जर्मनी था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ा था आगे। ठीक है, तानाशाही की तरफ बढ़ा था। तो अब की बार वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी जुर्माना लगाया जाए जिससे उन्हें आर्थिक क्राइसिस देखना पड़े वापस से। तो ये पूरा अनुभव क्या था वो हम बेसिक से देखेंगे यहाँ पे बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे होता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तब वाइमर गणराज्य का गठन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूदी थी कि जल्दी से खत्म हो जाएगा और हम अपना जो मौका है वो बना पाएंगे। लेकिन ये बहुत टाइम तक चला और इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट सभी के इकोनॉमी पे पड़ा, वहां के रहने वाले लोगों के रहन सहन पे पड़ा और इससे बहुत ज्यादा हानि हुई। और देखिए, बहुत लंबा खिंच गया, पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से इसने निचोड़ के रख दिया था। तो फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में तो सफलता हासिल की थी, लेकिन 1917 में जब अमेरिका यहाँ जुड़ जाता है, सॉरी, जैसे ही यहाँ पे अमेरिका आता है, ठीक है, तब इसका माहौल खराब हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हारने लग जाता है। तब वहां पे देखिए 1978 में, नवंबर 1978 में इन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं मैप में बताया हुआ है कि जर्मनी से का मैप है और इसके आसपास की जगह जो इसे ले ली गई थी। ये देखिए, जर्मनी 1940 का जर्मनी है, ये वाला। और ये जो इलाके हैं इस कलर के, वो जर्मनी से ले लिए गए थे। देखिए, ये वाला इलाका ले लिया था, ये वाला, ऐसे मैप में आप देख सकते हैं। और ये वर्साई की संधि हुई थी। इस संधि के बाद ही जर्मनी पे काफी सारा जुर्माना लगाया गया आर्थिक रूप से। उसकी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आर्थिक क्राइसिस की तरफ बढ़ा था। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी के बहुत सारे उपनिवेश देने पड़े। तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार इन्हें देने पड़े। ठीक है, तो अब जो रही सही ताकत थी इसकी, वो वार गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के कारण जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा गया। सारा ठीक रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जर्मनी पे थोपा गया
और इसीलिए इन पे जुर्माना लगाया जाता है 6 अरब पाउंड का। और ये बढ़ते बढ़ते जर्मनी की इकोनॉमी और ज्यादा बद से बदतर हो जाती है और वो आर्थिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता है, जिसका फायदा उठाते हुए जर्मनी में तानाशाह शुरू हो जाती है। ठीक है, अब युद्ध का असर देखें हम, इस युद्ध का क्या असर पड़ा। तो देखिए, इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहा जाता था और युद्ध खत्म होते होते ये कर्जदारों का महाद्वीप बन गया था। विडंबना यह थी कि पूरे पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वायमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। ठीक है, अब देखिए, अब युद्ध में तो पराजय हो ही चुका था जर्मनी, साथ में इस पे अब हर्जाना भी दे रहा था और इसकी जो एक प्रतिष्ठा थी वो खत्म हुई गई थी। ठीक है, अब इसमें इसके जो गणराज्य की हिमायती थे इसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, कैथलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। अब रूढ़िवादी थे जो जन ऑर्थोडॉक्स राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुले आम में मजाक उड़ाया जाता था। ठीक, देखिए, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले महायुद्ध के बाद में अब सैनिकों की लाइफ स्टाइल को ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया जाने लगा। लोगों को, जो सैनिक पर्सन होते थे जो सेना में जाते थे, उन्हें बहुत ही माचो टाइप का दिखाया गया। उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित पद इस नौकरी को बताया गया। ठीक है, लेकिन मजबूरी ये थी कि लोग बाग, जो भी वो पर्सन थे वहां के रहने वाले, उन्हें सैनिक थे जो जिन्होंने युद्ध देखा हुआ था, उन्हें वहां की सच्चाई पता थी, वो किस तरह से वहां से निकले थे। देखिए, उन्हें खंदक ऐसे गड्ढेनुमा आकृति होती थी जो सैनिकों, बंकर टाइप आकृति होती थी जो सैनिक बनाते थे अपने लिए। ठीक, तो इन खंदकों में बड़ी दैनिक जिंदगी उन्होंने जीती। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते हुए जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए वे अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। तो उन्हें विचार था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। जिस समय गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी पर भी में भी स्पार्टकिस्ट लीग है अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में क्या होता है, मजदूर और नाविकों की सोवियतें मनाएगी। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद में स्पार्टकिस्ट ने क्या किया, जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी और इससे क्या हो गया, कम्युनिस्ट और समाजवादी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं और वो कभी भी इसके बाद में हिटलर के खिलाफ साथ में मोर्चा नहीं खोल पाते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रपति दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला रेडिकलवादी विचारों को। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज पर लेके लड़ा था और उसके युद्ध के बाद में जो उसे हर्जाना भी देना पड़ रहा था, उसके बाद में उसके सारे स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की कंडीशन में थे और 1923 में जैसे ही उसने कर्ज चुकाने से मना किया तो इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया, जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया और ये जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया और इससे क्या हो गया, अति मुद्रास्फीति का दौर शुरू हो गया। यानी कि इनकी जर्मनी वालों ने की जो मुद्रा थी जर्मनी लोगों की, उसकी मुद्रा की दर कम हो गई। तो देखिए यहाँ पे देखिए, $1 की कीमत थी अप्रैल में 24,000 मार्क के बराबर, जो जुलाई में 3,53,000 हो गई। अगस्त में देखिए, दिसंबर में देखिए, तो उसकी मुद्रा की दर की कोई कीमत ही नहीं रही। तो $1 में खरबों मार्क मिलने लगे और ऐसा बताया जाने लगा कि पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर लेके जाते थे लोग। तो ये कंडीशन हो गई, तो अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया और जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो इस स्थिति को आप बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। मुद्रा की कोई कीमत ही नहीं रही जर्मन मुद्रा की। ठीक, अब इस संकट को बचाने के लिए अमेरिका आगे आता है और उसने डॉब्स योजना बनाई, नाम याद रखना, डॉब्स योजना बनाती है। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तैयार किया गया।
ठीक है, ये एक डायग्राम है, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग। मंदी के साल देखिए 1924 से 28 तक का टाइम था, जो जर्मनी पे बहुत भारी था आर्थिक रूप से। तो उस टाइम पे क्या होता है, देखिए इनकी आर्थिक रूप से मदद कर रहा था अमेरिका। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, 1929 में आप इनका जो एक्सचेंज था, शेयर बाजार था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो धराशायी हो जाता है, और जिससे जो निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, और पैसा निकालने से ये पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका को झेलना पड़ता है। और जब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है तो ये पैसा जर्मनी वालों को नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से जर्मनी में भी इनडायरेक्टली रूप से यह इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता चला गया, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते रहे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में देखने को मिला। ठीक है, ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन था वो 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर और बेरोजगार हो गए। लोग जो थे, वर्किंग पर्सन थे, उन्हें डर सताने लगा सर्वहाराकरण का, यानी कि उन्हें भी लगने लगा कि हम कभी ना कभी हम भी बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंच जाएंगे, हम भी, हमारे पास में रोजगार नहीं रहेगा, हमारी भी कंडीशन इन जैसी हो जाएगी। लोग वक्त तख्ती लेके खड़े रहते थे कि मैं कोई भी काम कर लूंगा, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की ये कंडीशन थी, आप देख सकते हैं। लाइन में सोने के लिए भी उन्हें एक जगह नहीं मिल रही थी, उन्हें पैसे देके सोना पड़ता था, वो लाइन में खड़े खड़े यहाँ पे सोते हुए देख रहे हैं। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखना है, 48, जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता था, नागरिक के अधिकारों का रद्द कर सकता था। तो इस अध्यादेश के जरिए कई तानाशाहों ने इस अनुच्छेद का फायदा उठाया। और देखिए छोटे से जीवन काल में वायमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा है, और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। तो इस दौरान इस अनुच्छेद का जमकर इस्तेमाल किया गया, लोगों का, नागरिक जो अधिकार थे उनका उल्लंघन किया गया। बार बार राष्ट्रपति अपना शासनकाल अपने हाथों में ले लेता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंडीशन चल रही थी, अस्थिरता चल रही थी, पॉलिटिकल वाइज, अब इसमें आते हैं हिटलर, जो एक होप देते हैं लोगों को इलॉजिकल तरीके से। एक तानाशाही का यही बेसिक रूप होता है कि आप इलॉजिकल वे में लोगों को होप देते हैं अस्थिरता वाले माहौल में। ठीक है, तो लोगों ने एक सुनी इनकी, जिसका हिटलर ने फायदा उठा के वहां पे तानाशाही की। तो देखिए अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, और देखिए इनका जन्म हुआ था 1889 में, ऑस्ट्रिया में जन्मे थे, और उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत गरीबी में गुजरी थी। कोई जरिया नहीं होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा लिया था। तो उस टाइम पे जो पेशा था ये फौजी वाला, ये गरीब लोगों के लिए था। जब उनके पास में कुछ भी नहीं होता था तब वो फौज में भर्ती होते थे। ठीक है, उसने संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना, बहादुरी के लिए कई कुछ तमगे भी हासिल किए थे। ठीक है, अब देखिए उसने कुछ पार्टी का उसने 1919 में जर्मन वर्कर पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली थी, लेकिन बाद में इसने इस पर कायम कर लिया और इसका नाम चेंज कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया इसे। इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसके द्वारा नाजीवाद भी बोल सकते हैं, जो इसके द्वारा जो एक इमोशनली जो नियम लागू किए गए और जो इसकी सोच थी वो नाजीवाद से बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसने इसकी सोच थी कि हाँ, जो लोग हैं जिनके पास में ज्यादा जगह रहेगी तो उनके पास में संसाधन भी अच्छे से होंगे, इसलिए वो चाहता था कि यहाँ पे अगर आपको संसाधन बढ़ाने थे हैं तो मैं एक देशों को जीत कर बढ़ा सकता हूँ। ठीक, तो देखिए 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी, लेकिन बाद में दुस्साहसिक योजना में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, लेकिन उसे बाद में रिहा कर दिया गया था। 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर आप इनकी जो पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी वो आकर्षित नहीं कर पाई थी, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया।
जैसा कि हम पहले देख चुके हैं 1929 के बाद में बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो गए थे, मध्य वर्ग को लाचारी और सर्वहाराकरण का डर सता रहा था। तब ये नासी प्रोपेगेंडा जोर करता है, लोगों को एक झूठी उम्मीद दिखाई जाती है बेरोजगारी हटाने की, भूखमरी हटाने की, और जो राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी उसे कंट्रोल में लाने की, और जो जर्मनी का जो खोया हुआ प्राइड था उसे वापस दिलाने के लिए इस पार्टी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत हो रहा है 1938 में। ये प्रोपेगेंडा होता है जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाले खास तरह का प्रचार पोस्टर, फिल्मों और भाषणों के माध्यम से। अब ये क्या करता था, इसका था हिटलर एक बड़ी बड़ी अपने शक्ति प्रचार करते थे इस तरह से सभाओं के द्वारा। आप देख सकते हैं रैलियों के द्वारा, ये न्यूरेमबर्ग में रैली हो रही थी। तो 1932 तक आते आते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। शुरुआत में तो केवल 2.6% वोट ही मिले थे, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ी पार्टी बनती है और इसे 37% वोट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, और इसने फिर लोगों को, ये जबरदस्त वक्ता भी कहा जाता, हिटलर जबरदस्त वक्ता था और इसने लोगों को अपनी रैलियों के द्वारा आकर्षित किया और उन्हें झूठी दिलासा देते हुए उन्हें आकर्षित करने की ट्राई की। ओके, अब लोकतंत्र का ध्वंस कैसे होता है, तो सबसे पहले 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडलबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया, और ये मंत्रिमंडल में सबसे अच्छा शक्तिशाली पद माना गया था। तो ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादी को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने इस शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमयी अग्निकांड से इसका रास्ता और साफ हो गया। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने 28 फरवरी 1933 को एक प्रेस रिलीज में अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को निश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। ठीक है, अब देखो, हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु थे कम्युनिस्टों पर भी निशाना साधा। उन्हें रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया, उनका दमन कर दिया गया, और डस्सेल्डॉर्फ सैनिकों ने गिरफ्तार करके लोगों की बची कुची फाइलों में से, इतनी फाइलें थी जो कम्युनिस्ट की थी, ठीक है, और इनका सफाया नहीं किया। इन्होंने मोस्टली सारी जो पार्टी थी इनके अगेंस्ट में सबका सफाया कर दिया गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पुनर्निर्माण। अब हिटलर ने अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए क्या किया, तो देखिए, लाने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने एक अर्थशास्त्री थे हॉलमार्क साख्त, इन्हें सौंपी थी। लेकिन साख्त ने सब सरकारी पैसे चलाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया था। इसी टाइम पे जर्मन की एक कार आती है, पोस्टर से घोषणा आप देख सकते हैं, आपकी वॉक्सवैगन। इन पोस्टरों के जरिए एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रचार प्रसार करके लोगों को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे साक्स बाद में इनसे बोलता है, हिटलर से, कि आप सरकारी पैसे का वेस्ट नहीं कीजिए, अभी इन मिलिट्री पे खर्चा नहीं करें। तो इसे बाद में हटा दिया जाता है, साक्स को हटा दिया जाता है, उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हिटलर ऐसे पर्सन को चाहता ही नहीं था। ओके, लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साक्स ने जैसे हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाए, तब उन्होंने साक्स को भी पद से हटा दिया, और अब उन्होंने चुना कि युद्ध का विकल्प चुना जाए। आर्थिक संकट से हटने का केवल एकमात्र यही उपाय है कि अपना जो एरिया है वो बढ़ाओ और लोगों के जो दूसरे देशों के जो आर्थिक संसाधन है उनका यूज करो। ठीक है, अब देखिए, सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर लिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड थे वो उसका इसके अगेंस्ट हो गए और इसके साथ युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ में मिलकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से एक हिटलर का दावा जो विश्व स्तरीय वर्ग पे ज्यादा मजबूत हो। ठीक है, अब 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत की शिखर पर था। ठीक है, यूरोप में अपनी ताकत के शिखर पर था। अब क्या होता है, अब इसने क्या किया, 1941 में, जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया, और यह हिटलर की सबसे बड़ी ऐतिहासिक बेवकूफी थी। ठीक है, अब देखिए, सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राड नाम का एक सिटी था, उसमें
छोटा सा सिटी था, इसके ऊपर मूवियां भी बनी है। जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और उन्हें अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। ठीक है, अब पूर्वी यूरोप पर सोवियत का वर्चस्व स्थापित हो गया था अगली आधी सदी तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरुआत में अमेरिका बचता रहा था, क्योंकि जो इकोनॉमिक की क्राइसिस आया था उसके बाद में उसके पास में मिलिट्री पर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो आना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, इसके बाद में अमेरिका भी युद्ध में टूट गया, कूद पड़ा। ठीक है, यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। ओके, अब यहाँ पे नासियों का दृष्टिकोण देखते हैं। विश्व दृष्टिकोण क्या था इनकी सोच क्या थी? तो देखिए, बेसिक सी सोच थी। हिटलर का मानना था कि वो जर्मन आर्य हैं, जर्मन शुद्ध आर्य हैं, जो कि एक वांछित नस्ल है। अगर उन्हें देश का उद्धार करना है तो उन्हें यही वांछित नस्ल चाहिए। बाकी इनकी नजर में सबसे नीचे जो नस्ल थी वो थी यहूदियों की। तो यहूदियों को सबसे निचले स्तर का मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यहूदियों ने ईसा मसीह को खत्म किया है, तो उसकी वजह से ये यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अगर हमें देश में एक शुद्ध नस्ल चाहिए तो हमें केवल जर्मन आर्य चाहिए। बाकी इन्होंने यहूदियों पर ही नहीं किया, जिप्सी थे उनपे भी, अश्वेत जो नस्ल थी उनपे भी खूब इन्होंने बुरे कृत्य किए, अमानवीय कृत्य किए। ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनका मानना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी थ्योरी, उसका इन्होंने किया कि जो नस्ल इनके अकॉर्डिंग मानते थे कि जो सबसे कैसी है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हिटलर की विचारधारा इनसे प्रेरित थी, लेकिन कभी भी डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने कभी भी नहीं बताया था कि इस थ्योरी में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी में मानवीय हस्तक्षेप होगा। उन्होंने बताया था ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जो हिटलर सब कर रहे थे वो कहता है एक मानवीय हस्तक्षेप ही था, उसमें कोई भी नेचुरल प्रोसेस नहीं था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यही इनकी सोच थी कि हमें शुद्ध और स्वस्थ नाड़े कार्य चाहिए जो कि वांछित हैं और ऐसे ही वंश विस्तार के योग्य, बाकी सब अवांछित हैं। अब उसके बाद में उन्होंने नासी अशुद्ध या असामान्य मानते थे सारी नस्लों को, और उन्होंने दया मृत्यु जैसे कार्यक्रम के तहत बाकी सारे अफसरों को मौत की घाट उतारा था। ठीक है, देखिए जिप्सी और अश्वेतों के साथ भी ऐसा हुआ था। तो यहूदी नहीं मारे गए, दूसरी नस्ल के भी मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें ही खत्म किया गया। ठीक है, वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे। जो मध्यम वर्ग के जो नस्ल थी उन्हें गेटो यानी दड़वा कहते थे, ऐसे स्थान पे जो बिल्कुल उच्च नस्ल के लोगों से काफी दूर रहते थे। जैसे कल्पना लोग था, जिसे यूटोपिया कह सकते हैं। और पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर इन्होंने मौत के घाट उतारा था। साथ में इन्होंने किताबें थी जो जिनसे लॉजिक्स थे, जिनसे लोग भाग पढ़ के अवेयर नहीं हो, ऐसी चीजों को मोस्टली जला दिया गया था। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचाया जाता था। अगर वो अच्छी नस्ल के होते थे तो ही उन्हें पाला जाएगा, अन्यथा उन्हें गैस चैम्बरों में या फिर गेटों में भेजकर खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे ये मालवाहक गाड़ी थी जहां तक गैस चैम्बरों तक लोगों को इसमें ठूस ठूस के भर के लेके जाते थे। जिस तरह से पशुओं को भरते हैं उसमें 1% सांस लेने के लिए भी जगह नहीं होती थी। अब देखिए मौत का सिलसिला चला है। पहला बहिष्कार हुआ 1933 और 39 में, जिसमें बोल दिया गया कि जर्मन लोगों को कि आप यहूदियों के साथ में किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रख सकते हैं, विवाह के बाद भी और विवाह से पहले भी। और यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया नहीं जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पार्क में लिखा हुआ है केवल आर्यों के लिए है, इस पर और कोई नहीं बैठेगा। यहाँ पे उत्तरी समुद्री स्नान क्षेत्र है जो यहूदियों से मुक्त बताया गया है। ठीक है, दूसरा चरण आया दड़बाबंदी। ठीक है, जिन्हें बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता, सर्वनाश, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। देखिए कैंप से भाग रहा है, लेकिन ऐसे तार लगे रहते थे जिनमें करंट प्रवाहित होता था। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर थे, और ये गैस चैम्बरों का क्रिएशन इस तरह से किया गया था जैसे आप कोई बात ले रहे हो। वहां पे नकली फब्बारे भी लगाए गए थे। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या थे, वो गैस चैम्बर थे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यातना गृह
यहाँ पे रखा जाता था और उन्हें मरने से पहले देखिए उनके सूज उतरवा लिए गए हैं। अब युवाओं की स्थिति क्या थी, देखिए बचपन से ही उन्हें बच्चों को भी यही पढ़ाया जाता था, हिटलर की पूजा करें, यहूदियों से नफरत करें, ठीक है, जर्मन आर्य की बहुत अच्छी नस्ल है, वो ही देश का उद्धार कर सकते हैं। और इन्होंने वांछित बच्चों और अवांछित बच्चों को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, ये सब चीजें हैं। बाकी आप देख सकते हैं बच्चों को, देखिए मौत के कारखाने से में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। अब ये वांछित बच्चों के साथ में प्यार करते हुए दिखाया जा रहा है हिटलर को, और ये कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा है एक शिशु अपने मां के साथ। ये इनकी पार्टी का चिन्ह स्वास्तिक। तो मातृत्व की नासी सोच। अब देखिए हिटलर मानता था कि जो लेडीज हैं वो भी एक तरह से युद्ध लड़ती हैं, क्योंकि उनका उनका जो वर्क है एक शुद्ध नस्ल वाले जर्मन आर्य को पैदा करना है और उन्हें अपने इसी काम में ध्यान देना है, बाकी पुरुष क्या कर रहे हैं उनमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी है। तो इनकी जो सोच थी बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, रूढ़िवादिता टाइप की थी कि महिलाएं केवल बच्चे पैदा करने के लिए हैं, और ये तमगे दिए जाते थे इनके टाइम में। अगर कोई 4 बच्चे कर रहा है तो उसे कांसे का देंगे, अगर 8 से ज्यादा कर रहा है तो उसे सोने का तमगा मिलेगा। तो इस तरह से चार था। इन्होंने मीडिया को किस तरह से यूज किया था अपना जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। उन्होंने देखिए कभी भी हत्या और मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूस्थेनिया नाम से, संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया था, ठीक है। इवैक्यूएशन का अर्थ था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, जबकि ये नाम क्या आ रहा है, खाली कराना, ठीक। तो ऐसे चीजों का यूज कर दिया। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते, उसमें नकली फब्बारे भी लगे होते थे, ठीक है। तो ये था उनका। लोगों को मतलब यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता था। एक नस्ल थी उनकी कि जर्मन आर्य ही हैं जो सबसे उच्च श्रेष्ठ नस्ल के हैं, बाकी सारे बेकार नस्ल के हैं। अब ये जो आपको टाइम पीरियड है वो ध्यान रखना है। पहला विश्व युद्ध शुरू इस टाइम पे हुआ और 9 नवंबर को जर्मनी ने घुटने टेके थे। फिर 9 नवंबर 1918 को वायमर गणराज्य की स्थापना होती है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि, और ये संधि ध्यान रखना है, जर्मनी पे बहुत सारा जुर्माना लगा दिया जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति हालत खराब होती है। और 30 जनवरी 1933 को पहली बार चांसलर बनने का मौका मिलता है हिटलर को, और ये पूरा मंत्रिमंडल का बहुत कैसा है, शक्तिशाली पद है। और इसी के बाद में ये इसकी तानाशाहियत शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद में ये क्या लगा देते हैं, कई सारे एक्ट लगा देते हैं, अनुच्छेद लगा देते हैं आपातकाल वाले, ठीक है। देखिए 1 सितंबर 1939 को ये पोलैंड में घुसते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं, और ये है सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल किसकी, हिटलर की। 30 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है, और 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका में दूसरे विश्व युद्ध में टूट पड़ता है। सोवियत फौजें ऑस्विट्ज़ को मुक्त कराती हैं 27 जनवरी 1945 को, और 8 मई को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। अब देखिए आम जनता और मानवता के खिलाफ क्या अपराध था, तो इन्होंने अपराध आपको पता होंगे, इन्होंने यहूदियों को गैस चैम्बर में खत्म किया। दूसरे तरीके से देखिए यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि इनके देश में लोगों ने इसका विरोध नहीं किया था, जो लॉजिकल पर्सन थे उन्होंने विरोध किया था। जैसे एक गैस्टापो की ने एक बड़े मर्म स्पर्शी ढंग से लिखा है, पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते हैं, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वो ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था, मैं फिर भी चुप रहा, ठीक है। इस तरह से चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखिए होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां, जैसे होलोकॉस्ट कहा गया गैस चैम्बर में ले जाकर लोगों को खत्म करना, और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेख हैं, इसको लेकर साहित्य हैं, व्रत चित्र हैं, शायरियां हैं, स्मारक हैं। इस महावंश का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस स्याही दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म उठाए हुए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें भी हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। अब देखो गांधी जी ने भी हिटलर को पत्र लिखा था। ये 2 पत्र हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने गुहार लगाई थी कि आप इस युद्ध को बंद कर सकते हैं
और एक मेरे जैसा एक अहिंसक पर्सन है जिसने युद्ध त्याग दिया है, वो आपसे इतना ही कह सकता है, एक गुहार लगा सकता है कि आप इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन हिटलर था एक परफेक्ट तानाशाह, उसने किसी की नहीं सुनी और उसने लास्ट में सुसाइड कर ली। तो ये था हिटलर का उदय और नासीवाद। आई होप गाइज you will get it. If you have any problem, then comment down below. Thanks.